तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग, जो कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। ये लेक्चर हमारा आईएससी कॉमर्स के लिए ही स्पेसिफिकली है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बारे में हम लोग ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं और मैनेजमेंट के फंक्शंस भी हम लोगों ने पढ़े, बट डिटेल में नहीं पढ़े। अब क्या है, एक एक फंक्शन हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। ऐसा नहीं कि सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन इसको आप सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कह सकते हो क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है, और ये बाकी सारे फंक्शन के लिए एक बेस तैयार करता है। तो अगर एक बिल्डिंग जैसे बनती है, तो बिल्डिंग का जो बेस होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी के सारे फ्लोर्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन अगर आपका बेस गड़बड़ रहा ना, तो बिल्डिंग आपकी धड़ाम हो जाएगी। सेम वे ये पहला फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, जो कि सारे फंक्शन के लिए एक बेस बनता है, अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो आपके बाकी के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, बेकार होंगे। मैनेजमेंट फिर इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना कि इन लेक्चर्स में, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कि हम लोग सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में, सिलेबस के बाहर की चीजें हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग जब आप करते हो किसी भी चीज की, प्लानिंग करने का क्या मतलब है, आप ये थोड़ी डिसाइड करते हो कि यार आज से 4 दिन पहले हम लोगों ने क्या खाना खाया था। जो बीत गया है, जो पास्ट है, आप उसको नहीं प्लान करते हो। आप किस चीज की प्लानिंग करते हो? फ्यूचर की। कल संडे यार क्या करें, घूमने चलें, मूवी जानी, कौन सी मूवी जाएं, वेकेशंस में कहां जाएंगे। प्लान करते हो फ्यूचर का, कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो प्लानिंग इज अ कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन फ्यूचर। फ्यूचर में आपको क्या करना है, आप वो पहले से डिसाइड कर रहे हो, एडवांस में आप वो डिसाइड कर रहे हो। अच्छा, प्लानिंग का एक तो बात समझो कि प्लानिंग आता क्यों है। ये चीज याद रखना, चॉइस। अगर हमारे पास चॉइस नहीं है तो हम ये बैठ के प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो आप प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास चॉइस है इसीलिए आप प्लान करते हो। ठीक है, जहां चॉइस खत्म हो गई वहां खत्म। जैसे कि एक बंदा बीमार चल रहा है और डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि भाई आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, आप सिर्फ खिचड़ी खाओगे, एक सिंपल सी खिचड़ी है, ये आपको खाना है, अगले 10 दिन तक आपको यही चीज खाना है। तो अगले 10 दिन की कोई खाने की प्लानिंग कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, हमें बस एक चीज खाना है। तो प्लानिंग हमेशा याद रखना चॉइस की वजह से आती है। अच्छा देखो, कॉमर्स में जब आप आंसर लिखते हो ना, वर्ड बहुत केयरफुली आपको चूज करने हैं कि आप क्या लिख रहे हो। तो एग्जैक्टली आपके जो वर्ड्स का सिलेक्शन होना चाहिए, वो आपकी जो बुक है सीबी गुप्ता, उसी बुक से ही आपको वर्ड चूज करना होता है। ये भी कब किसी दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोर्ड की तरफ से जो सजेशंस आते हैं कि आप कोई आंसर में क्या वर्ड लिखना था और आपने क्या वर्ड नहीं लिखा, क्या वर्ड लिख दिया। तो एक होता ना कि हमने सर अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख दिया तो काम चल जाएगा। अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो की वर्ड्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। इस चीज को लेके बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, तो आप वहीं पे मार्क्स लूज करोगे। इसलिए आप कोशिश करो ना कि आपके पास एक बुक है सीबी गुप्ता, आप बस उसी पे चिपक के चलो, उसी को याद करो, उसी से लैंग्वेज को रिलेट करो। ठीक है, तो अ प्लान इज अ कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन फ्यूचर। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस the objectives to be achieved during a given period, formulating alternative courses of action to achieve them, and selecting the best course of action. तो प्लानिंग की मीनिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस वर्ड, अब देखो कहीं पे भी प्रोसेस वर्ड आ जाता है तो प्रोसेस का मतलब जहां पे कई स्टेप्स हो जाते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज जहां पे आपको करनी होती है, वहां पे प्रोसेस वर्ड यूज होता है। तो प्लानिंग में भी ऐसा नहीं होता कि बस कुछ भी, उसमें कई चीजें होती है जो आप प्लान आउट करते हो। इसका भी पूरा एक प्रोसेस वर्ड इसलिए यूज किया गया है। तो डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पीरियड ऑफ टाइम लाइक अगले 5 साल में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। प्लानिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, और उसके बाद किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है वो भी प्लान आउट करना। और ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब यह है कि भाई अपने टारगेट तक, हम यहां पे हैं, हमें यहां पहुंचना है, तो इस तक जाने के हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। लाइक हमको दिल्ली जाना है,
तो दिल्ली जाने के लिए हम बाय रोड भी जा सकते हैं, अपनी कार खुद से चले गए, बाय बस भी जा सकते हैं रोडवेज, या फिर हम बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, हम बाय प्लेन भी जा सकते हैं, कई ऑप्शन होंगे ना। तो फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, तो किसी भी चीज को अचीव करने के कई रास्ते बनते हैं। मतलब हम बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, उनमें से हमें चूज करना पड़ता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और फिर उन ऑल्टरनेटिव में से आप उनको इवैल्यूएट करते हो, और इवैल्यूएट करके आप बेस्ट को चूज करते हो, क्योंकि आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं लेके चलोगे। अगर आपको पता है कि यार इस काम को करने के 4-5 तरीके हैं, तो आपका जो सही तरीका क्या कहता है कि आप सारे तरीकों को चेक करो, उनको इवैल्यूएट करो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, और फिर देखो उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो प्लानिंग की मीनिंग में ही ऑलमोस्ट पूरा हम लोगों ने प्लानिंग को समझ लिया। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव्स। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से ऑब्जेक्टिव चूज करना, पॉलिसीज चूज करना, प्रोसीजर चूज करना और प्रोग्राम चूज करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या, ये सब समझ गए। ठीक है, अब प्लानिंग के स्टेप्स देखो। स्टेप्स आपको चाहे जो सा भी मैनेजमेंट का फंक्शन पढ़ो, स्टेप्स तो हर हाल में याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा था बिल्कुल उससे सिमिलर है। पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना, सेट करना। पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। एज अ बिजनेस सबसे पहले आप ये डिसाइड करो ना कि आप करना क्या चाहते हो, आप अचीव क्या करना चाहते हो, अपना टारगेट सेट करना। ठीक है, दूसरा है डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस। अब ये प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या होता है, देखो आप फ्यूचर को लेके प्लान कर रहे हो, जैसा कि हमने ना कि प्लानिंग में क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप ये डिसाइड कर रहे हो। अब फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, फ्यूचर तो कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, एज अ बिजनेसमैन बहुत से लोगों ने सोचा था कि हम भाई इस तरीके से एक नई फैक्ट्री लगाएंगे, ये ऑर्डर आया, हम इसको पूरा करेंगे, पता चला क्या आ गया, कोविड आ गया, धड़ाम। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन आ गया, काफी डिस्टर्बेंस रहा उसकी वजह से। तो ये क्या है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर को आप डिसाइड बता ही नहीं सकते क्या हो जाएगा, हमें नहीं मालूम है अगले दिन क्या होने वाला है, अगले 2 महीने में क्या होगा, अगले 4 साल में क्या होगा। मतलब आप जितना दूर जाओगे ना, जितना दूर का सोचोगे, उतना वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ठीक है, आप जस्ट अगला दिन है थोड़ा बहुत तो प्रेडिक्ट कर भी सकते हो यार, अगला ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ओवरऑल देखो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में बहुत से फैक्टर्स हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं ना, ये एनवायरमेंट, हम लोग ने बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ा है ना कॉमर्स में, तो इंटरनल और एक्सटर्नल। आप इंटरनल एनवायरमेंट को तो प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट को कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे, एक्सटर्नल तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो तो आपके कंट्रोल के बाहर है। और जितना दूर का आप सोचोगे उतना ज्यादा वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें, आपने टारगेट सेट तो कर लिया कि हमें ये अचीव करना है, अब इसके लिए आपको एक्शन तैयार करना है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। लाइक आपने कहा कि यार एक अभी जाएंगे यूएसए जाएंगे, वहां से एक इतना बड़ा ऑर्डर ले आएंगे। ठीक है, और बैंक से लोन ले लेंगे, बैंक हमें 8% पे इंटरेस्ट दे देगा, इंटरेस्ट पे लोन दे देगा, और हम इस पे इतना 10% का प्रॉफिट होगा, 2% हमें बचेगा। इस तरीके से आपने प्लान आउट कर दिया। अब लेकिन आपको ये थोड़ी पता है कि वाकई में जब आप यूएस पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, वहां जाओगे ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है कोई इशू आ जाए, या चलो मिल भी गया, बैंक से लोन लेने गए, हो सकता है मार्केट में चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। तो आप क्या करते हो, अजम्पशन लेते हो, क्योंकि अभी तो प्लान आउट कर रहे हैं ना, तो प्लान आउट कर रहे हैं तो आप अजम्पशन लेते हो सिचुएशंस की, अज्यूम करते हो। ठीक है, कि मान लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स ये रहेंगे, गवर्नमेंट के ये डिसीजंस रहेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से कई अजम्पशन लेते हो, तो वो अजम्पशंस आपकी एक बाउंड्री सेट कर देते हैं। वही होता है डेवलपिंग अ प्लानिंग प्रेमाइसेस, कि इन अजम्पशंस के बेसिस पे आप प्लान आउट करते हो। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रहा, अगर ये इतना रहा, अगर ये इतना रहा, तो आप ये इस तरीके से अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। तो वो है डेवलपिंग अ प्लानिंग प्रेमाइसेस। फिर है आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन।
इन प्रेमाइसिस के अकॉर्डिंग फिर आप देखते हो कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास बचते हैं, किस तरीके से आप अपने टारगेट तक जा सकते हो। तो बहुत से ऑप्शन मिलते हैं आपको। फिर उसमें से इवैल्यूएट करना, वो सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आप इवैल्यूएट करते हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे उनकी फिजिबिलिटी टेस्ट करते हो, ठीक है, और उनमें से जो सबसे बेस्ट आपको लगता है उसको आप चूज कर लेते हो। और फिर आप डेरिवेटिव प्लान्स भी बनाते हो, सेकेंडरी प्लान। फॉर्मुलेटिंग अ डेरिवेटिव प्लान्स का क्या मतलब होता है कि भाई आपने जो मेजर प्लान बना लिया है, उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ते हैं, तो वो कहलाता है डेरिवेटिव प्लान। और फिर सिक्योरिंग कोऑपरेशन। अब ये क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग हैं ना, एक बंदा तो है नहीं, कई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, हर तरीके बहुत से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तो एक टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबका कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो वो कोऑपरेशन सिक्योर करना, और लास्ट में होता है फॉलो अप एक्शन, कि ये चीज रेगुलर बेसिस पे आप चेक करते रहते हो कि भैया जो प्लान आपने बनाया है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फॉलो अप करते रहना, उसको चेक करते रहना। तो शॉर्ट में ये सारे हमारे स्टेप्स हैं प्लानिंग के। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही सारे स्टेप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं एक एक करके सारे स्टेप्स को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा था ना, प्लानिंग एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस का मतलब कई स्टेप्स होते हैं। तो देखो ये सारे स्टेप्स हो गए, टोटल कितने स्टेप्स हैं, 7 स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो हमने जो कंटेंट यहां पे लिखा हुआ है, ये कंटेंट हमने क्या कहते हैं, सीबी गुप्ता, जैसा कि हमने बोला तुम्हारी बुक है, तो उसी की लैंग्वेज को ही लिया हुआ है, ताकि हम चाहते हैं जब हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें तो कहीं ना कहीं तुम्हें वही लैंग्वेज तुम तक पहुंचे, जो लैंग्वेज तुम्हें याद करनी, जो तुम्हें लिखनी है, ठीक है, कुछ अलग से ना कुछ जाए, ठीक है। जितना तुम अपने बुक से क्लोज चलोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। खैर, पहला हमारा स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टारगेट सेट करना, ठीक है। यार छुट्टी आ रही है, क्या किया जाए, तो पहले टारगेट सेट करो कि करना क्या है। पिकनिक पे चलना है, मूवी पे चलना है, दिल्ली चलेंगे या मुंबई जाएंगे, क्या करना क्या चाहते हो, कुछ नहीं करेंगे, घर में पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना, तो हर बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और गोल। भाई हम जो भी प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं कि हमें गोल अचीव करना है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो सबसे पहले वो गोल और ऑब्जेक्टिव सेट तो करो, ठीक है। सबसे पहले अपना टारगेट सेट करो। तो आ रही बात समझ में। तो फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग इज टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड ऑफ ईच ऑफ इट्स इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो डिपार्टमेंट को एक्टिविटीज, जो चीजें अचीव करनी होंगी, वो डिपार्टमेंट के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव में आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, जिसे हम कह सकते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद डिपार्टमेंट्स के भी आप ऑब्जेक्टिव्स सेट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन कई डिपार्टमेंट से बनी होती है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग कह रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ये सारे, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ये सारे डिपार्टमेंट है, ये सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल, और उनको अचीव करने के लिए डिपार्टमेंटल गोल्स, ठीक है। लाइक अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो टीम इंडिया का मेजर गोल क्या है भाई, वर्ल्ड कप जीतना। अब टीम बनती है प्लेयर से, तो हर प्लेयर के अपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किए गए होंगे, आपको ऐसे परफॉर्म करना है, आपको इस मिडिल लेवल पे आके परफॉर्म करना है, आपको ओपनर जाके परफॉर्म करना है, बॉलिंग की जिम्मेदारी आपको दी गई है। ये इनके अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये लोग अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो major objective should be clear and specific, and they should be broken down into departmental, sectional and individual objective। एक major objective होता है, और फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके डिपार्टमेंटल, सेक्शनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अभी जो मेजर ऑब्जेक्टिव है ना, क्लियर एंड स्पेसिफिक, ज्यादा कहा जाता है कि भाई ये चीज क्वांटिटेटिव टर्म में होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है, अ कंपनीज मेन ऑब्जेक्टिव में बी टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 25% ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर। क्वांटिटेटिव टर्म में इन्होंने बताया, स्पेसिफिक बताया। एक होता कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है
वी वांट टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। एग्जैक्ट नंबर बताओ, वी वांट टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट बाय 25%, ठीक है। आपने, पापा ने बोला भाई क्या प्लान आउट कर रहे हो, क्या करना है तुम्हें, ऑफिस में तुम्हें 6 महीना हो गया है, पापा अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। गलत। पापा हम अपनी सेल 20% से अगले 6 महीने में बढ़ा देंगे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेसिफिक होता है, नंबर्स के फॉर्म में उसको आप प्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब ये आपने मेन कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा प्रॉफिट अगले साल 25% से बढ़ना चाहिए। फ्रॉम दिस गोल द प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट शुड बी डिसाइडेड। तो अब जाहिर सी बात है 25% प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, कितना सेल करना पड़ेगा, उनके भी टारगेट डिसाइड हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड रैशनल फॉर अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स। तो ये चीज पहले तो क्लियर हो गई, कैसे एक मेजर ऑब्जेक्टिव से डिपार्टमेंटल गोल सेट हो जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमें एक टारगेट है, तो कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा अगर पूछे कि भाई ये करके हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर क्यों रहे हैं, आप जो काम कर रहे हो उस काम को करके आप क्या अचीव कर सकते हो, तो आपको पता है कि आपकी एक्टिविटी आपको इस डायरेक्शन में ले जा रही है, इस एक्टिविटी से आप एग्जैक्टली क्या अचीव करोगे, तो वो आपकी एक्टिविटी बन जाती है मीनिंगफुल, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपकी एक्टिविटी को मीनिंगफुल बनाता है। वही चीज यहां पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड रैशनल फॉर अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटीज। रैशनल जजमेंट मतलब आप बता सकते हो भैया ये रीजन है हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स, और सबको पता होता है कि एग्जैक्टली हमारे एफर्ट्स किधर लगने चाहिए। जब हमने कहा हमारा प्रॉफिट 25% से बढ़ाना है, तो सारे एफर्ट्स उन्हीं एक्टिविटीज पे लगने चाहिए जिनसे प्रॉफिट 25% बढ़े, ठीक है। Objective provide guidelines for many decisions relating to allocation of resources, scheduling of work, nature of action। तो अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। रिसोर्स का एलोकेशन कैसा हो, इस तरीके से हो कि हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें, किसको कैसा काम करना है, हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। तो ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट्स टू द एंड रिजल्ट ऑफ द प्लानिंग, ये आपकी प्लानिंग के एंड है, सबसे प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है, लेकिन ये आपके एंड रिजल्ट को बताता है कि ये पूरी प्लानिंग अगर एग्जीक्यूट हो गई ना तो हम ये अचीव करेंगे। सबसे पहले आप बताते हो कि एंड में आप क्या अचीव करोगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। तो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, ये पहले भी बता चुके हैं। प्लानर मस्ट एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स दैट आर लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर। तो जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है ना उसको पहले से एंटिसिपेट करना, अंदाजा लगाना पड़ता है कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं स्वॉट एनालिसिस की, है ना। अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, जब आप प्लान आउट करते हो ना तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी कलेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए पहले आपको बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उसके बाद ही आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। तो ये है हमारा पहला स्टेप। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे जिसके बारे में काफी कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया था, डेवलपिंग अ प्लानिंग प्रीमाइसेस, अजम्पशंस, ठीक है। कि हमें अब ऑब्जेक्टिव को हमने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, उस तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। हमें अजम्पशंस लेने पड़ेंगे जहां पे हम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी अज्यूम करेंगे, इंटरनल फैक्टर्स को भी उसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो वंस द ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव्ड आर सेट, द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द प्रीमाइसेस और अजम्पशन अबाउट अ फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमारे इंटरनल फैक्टर्स ये रहेंगे, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ये रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक टारगेट सेट किया कि भाई अगले 3 महीने में हमें ये काम पूरा कर देना है, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक बंदा है जो इस काम पे लगा हुआ है, तो हमने अज्यूम किया वो बंदा हमारे पास रहेगा, 3 महीने में काम पूरा हो जाएगा। पता चला 1 महीने के बाद वो भाग गया काम छोड़ के। अब हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक अजम्पशन लिया था उस बंदे को लेकर, वो बंदा चला गया। अब वो बंदा चला गया तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो प्लानिंग प्रीमाइसेस प्रोवाइड एनवायरमेंट और बाउंड्रीज विद इन विच प्लान्स विल बी एग्जीक्यूटेड। बिजनेस एनवायरमेंट, आप एनवायरमेंट को ही तो अज्यूम करते हो, इकोनॉमिक एनवायरमेंट,
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज हम लोग ने पढ़ी ना। वो सारे एनवायरनमेंट को आप अज्यूम कर लेते हो, ये तो ये चीज बोला ना कि प्लानिंग हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा देता है कि ये बाउंड्रीज हैं, ये सिचुएशन रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान आउट करोगे। अब ये जो प्रेमाइसिस है ये आप अंदाजे पे थोड़ी करते हो भाई, आप इकोनॉमिक फैक्टर्स को अपने हिसाब से बोल दोगे कि कल को इकोनॉमिक फैक्टर में बैंक रेट ऐसा रहेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट ये रहेगा। आप इसे अपने ऐसे नहीं कर सकते हो। आप क्या करते हो, आप स्टडी करते हो, फोरकास्ट करते हो कि ये ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब ये इकोनॉमिक फैक्टर रहेगा, इस तरीके से फाइनेंशियल फैक्टर चलेंगे, ठीक है ना। तो these are established with the help of forecasting future conditions and events which are likely to influence the pursuit of objective। आप फ्यूचर कंडीशंस को फोरकास्ट करते हो कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे सिचुएशन चलेगी। और फोरकास्टिंग, देखो फोरकास्टिंग और सूटसेइंग दो अलग चीजें होती हैं। एक सूटसेयर होता है, सूटसेयर फ्यूचर बताता है, वो आपका हाथ देख के आपका भविष्य बताएगा, बता कुछ नहीं पाएगा लेकिन वो कहेगा कि देखिए मैं आपके हाथ में देख रहा हूं, ऐसे ऐसे है, बात समझ में। वो सूटसेयर है, वो डेटा पे नहीं जाता है, वो आपको उल्लू बनाता है। यहां हम फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग जो होती है ना न्यूज में, वैसा थोड़ी होता है कि बैठे आसमान में देख रहे हैं बादल आने वाले हैं, ये थोड़ी चलता है। उनके पास ऊपर से रिपोर्ट, इतनी सैटेलाइट भेजी हुई है ना, तो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और वो उस डेटा के बेसिस पे पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है। उस डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो अब उसी के अकॉर्डिंग जब वो डेटा आता है तो उन्होंने पैटर्न समझ रखा है, तो उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि ये डेटा ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा है। तो फोरकास्टिंग डेटा के बेसिस पे होती है, ऐसे नहीं आप करते हो कि हाथ देख के कि बारिश होने वाली है। These assumptions serve as the base of plan, ठीक है। For example, several business houses in India prepared plan for expansion of their business when government announced its policy of opening up the telecommunication and insurance to private sector। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम टेलीकम्युनिकेशन, और भाई पहले जो टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो हम लोग फोन यूज करते हैं, पहले सिर्फ गवर्नमेंट चलाती थी, बीएसएनएल। फिर गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया कि भैया ये प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल रहेगा तो बहुत से बिजनेस ने प्लान आउट कर लिया, हमें भी इसमें एंटर करना है। उन्होंने चीजें फोरकास्ट करनी स्टार्ट करी और प्लान ऑब्जेक्टिव अपने सेट कर लिए। कुछ डायरेक्ट टेलीकम्युनिकेशन में नहीं गए लेकिन उससे रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़ते चले गए। तो ये चीज होती है, ठीक है। आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे फोरकास्ट करते हो। देयर प्लान्स वर ड्रॉन अप ऑन द अजम्पशन और प्रेमाइसेस दैट डिमांड फॉर दीज सर्विसेज विल इंक्रीज। भाई प्राइवेट सेक्टर के लिए आपने इसको ओपन किया, इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, उसके बेसिस पे उन्होंने प्लानिंग कर लिया। तो प्लानिंग प्रेमाइसेस मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड। अब देखो कितने तरीके की हो सकती है प्लानिंग प्रेमाइसेस। इंटरनल एक्सटर्नल प्रेमाइसेस, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये एनवायरमेंट में पढ़ा ना, इंटरनल एनवायरमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एनवायरमेंट बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल प्रेमाइसेस जो आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग कंडीशन है, ठीक है ना। तो अजम्पशन अबाउट इंटरनल वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज आर नोन एज इंटरनल प्रेमाइसेस, कि हमारे पास इतनी कैपिटल होगी, इतनी मशीन होगी, विद इन ऑर्गेनाइजेशन में जो आप अजम्पशन कर रहे हो। और एक्सटर्नल फैक्टर्स, फैक्टर्स आउटसाइड द एंटरप्राइजेस आर कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेमाइसेस। तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन ग्रोथ, चेंज इन कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो इन पे इनको जब आप अज्यूम करते हो तो एक्सटर्नल प्रेमाइसेस, ठीक। नेक्स्ट, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस। कंट्रोलेबल प्रेमाइसेस जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। खासकर एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सर ये तो पूरा इंटरनल एक्सटर्नल ही तो है, सारे इंटरनल कंट्रोलेबल होंगे, सारे एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ इंटरनल अनकंट्रोलेबल भी होते हैं, ठीक है। तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन बी फुल्ली रेगुलेटेड बाय द मैनेजमेंट आर कंट्रोलेबल। तो जो पॉलिसी, जो प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है वो कंट्रोलेबल प्रेमाइसेस होंगे। और अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाकी के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे लिए क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोलेबल, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस एटसेट्रा व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, फैक्टर्स व्हिच आर पार्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं, वो सेमी कंट्रोलेबल प्रेमाइसेस कहलाते हैं। तो इनके भी अजम्पशंस हो गए। और लास्ट है तुम्हारा, सॉरी एक मिस कर दिया, टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रेमाइसेस, ठीक है।
अब ये टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रेमाइसेस क्या है? assumption which can be expressed in quantitative terms are called tangible premises. जिनको आप numbers के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो वो tangible premises होते हैं, ठीक है? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, टाइम अवेलेबल, जिनको आप मनी के टर्म में नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड इनटैंजिबल प्रेमाइसेस जो आप नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, एम्प्लॉय का मोरल आप ये थोड़ी बता सकते हो कि उसका मोरल कितना, आप कह सकते हो नहीं एम्प्लॉइज का हमारे मोरल इस समय बहुत हाई है, आप उनको बोलो वो कर लेंगे, ठीक है? हाई मोरल होना ये नंबर्स के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट किया जा सकता है। गुडविल, ठीक है? मोटिवेशन, अभी मत कहना सर अकाउंट्स में हम लोग ने पढ़ा गुडविल को वैल्यू किया जा सकता है बेचने के टाइम पे, ठीक है? नॉर्मली जब आप काम कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे उसको नहीं आप कर सकते हो। कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो ये सारे हो गए हमारे प्रेमाइसेस, ठीक है? डेवलपिंग अ प्रेमाइसेस। अब आते हैं हम लोग तीसरे स्टेप पे और हमारा तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। टारगेट सेट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है? टारगेट सेट करने के बाद बाउंड्रीज अपनी ड्रॉ कर ली। अब ये देखना है विद इन दोज बाउंड्रीज कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जो हमें अपने टारगेट तक पहुंचाते हैं। तो वंस द ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग प्रेमाइसेस आर एस्टैब्लिश्ड इट बिकम नेसेसरी टू डिस्कवर various courses of action which may be used to achieve the established objectives, ठीक है? तो in order to identify all possible alternative it is necessary to collect, analyze and all relevant information। सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है उसको कलेक्ट करो, उसको एनालाइज करो, ठीक है? ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है? इंफॉर्मेशन में भी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब देखो ये तो सारी चीजें पहले की पढ़ी हुई हैं, क्लास 11 में तुम लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा खुद जाके कलेक्ट करते हो, सेकेंडरी डेटा किसी और के डेटा को आप उठा के छाप देते हो, ठीक है? तो ये सारी जगहों से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। डेटा सो कलेक्टेड विल सर्व एज द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और फिर इस डेटा के बेसिस पे आप ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन की, जैसा कि हमने कहा था ना कि हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉफिट वाले से रिलेट करें कि अपने हमको प्रॉफिट को 25% बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तरीका हो सकता है अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हम अपनी सेल्स को बढ़ा के अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ये अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन है कि आपको अपनी क्या कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए हो सकता है आप सस्ते रॉ मटेरियल की तरफ जाना चाहो, ठीक है? तो अब उस पे आप क्या स्टडी करोगे कि यार प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। और प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? हम सस्ता रॉ मटेरियल यूज कर ले। लेकिन फिर आपके पास एक कौन भी दिमाग में आएगा कि यार सस्ता रॉ मटेरियल से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो मार्केट है, ठीक है, वो खराब हो जाए। दूसरी चीज, फिर दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि सेलिंग प्राइस को बढ़ा के भी हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरी चीज आपके दिमाग में उसमें दूसरा उसका कौन क्या आना चाहिए कि यार सेलिंग प्राइस को बढ़ाया तो ऐसा ना हो चीज महंगी होने की वजह से हमारा कस्टमर ना चला जाए, ठीक है? तो अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब आप उनको स्टडी कर रहे हो, उनको इवैल्यूएट कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डिस्कवर एंड एनालाइज ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव, अब हर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स पे ना जाके इट इज डिजायरेबल to confine to those alternative which are strategic, promising or directly related to the situation or objective in hand, ठीक है? हो सकता है आपको बहुत से ऑल्टरनेटिव्स मिल जाए, आप सारे ऑल्टरनेटिव्स मत जाओ। कुछ मेन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो लगता है कि भाई ये मेन, जैसे कि हमने कहा ना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉस्ट को कम करना, प्राइस को बढ़ाना। और भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं बट ये दो मेन हैं जो हमको लगता है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट रिलेटेड है। कॉस्ट कम होकर प्रॉफिट बढ़ती है, प्राइस बढ़ के प्रॉफिट बढ़ता है, डायरेक्टली रिलेटेड है या स्ट्रैटेजिक है, ठीक है ना? तो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो देखो अब ये एक पॉइंट है जिसको तुम लोग याद रखना, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है कि जब आप ऑल्टरनेटिव्स पे जा रहे हो तो सारे ऑल्टरनेटिव्स पे ना जाके आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स पे ही ध्यान देना और उन्हीं को इवैल्यूएट करना। हो गया ऑल्टरनेटिव आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब आज जब आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो अब उनको इवैल्यूएट भी कर लिया जाए और उसमें से चूज भी कर लिया जाए। द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो कभी भी किसी भी दो चीज का कंपैरिजन करना होता है
तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे करना होता है। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब उस चीज की कॉस्ट क्या है, उस चीज का बेनिफिट कितना है। ठीक है, ये वर्ड ना भूलना। तो किसी भी चीज को जब इवैल्यूएट करते हैं हम सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को, तो हम उस पे कॉस्ट और बेनिफिट की बात करते हैं। ठीक है, लाइक सेलिंग प्राइस के बढ़ाने से हो सकता है कुछ कस्टमर जाएं, तो कॉस्ट ये है कि कुछ कस्टमर जाएंगे, और बेनिफिट क्या है कि सेलिंग प्राइस बढ़ने से सेल कितनी बढ़ेगी। तो हम वो देखेंगे कि कस्टमर लूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। दो चार कस्टमर लूज करने के बाद भी अगर हमारी सेल बढ़ रही तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी जज इन टर्म्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स सच एज रिस्क इन्वॉल्व्ड, एक्सपेक्टेड रिटर्न, प्लानिंग प्रेमाइसेस, गोल्स टू बी अचीव। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप इवैल्यूएट करोगे, एंड आफ्टर ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड। जो सबसे बेस्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हो। अब आपने मेजर आपका कोर्स तैयार हो गया, अब डेरिवेटिव प्लान बनाते हो। आफ्टर द बेसिक प्लान इज डिसाइडेड, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज टू डेवलप प्लान फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। भाई इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो छोटे छोटे प्लान बनेंगे ना, ये तो मेजर प्लान है। ठीक है, these details or derivative plans refers to policy, procedure, rules, program, schedule, budget। एक तो मेजर प्लान हो गया। ठीक है, ये हमारा मेजर प्लान है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स, आपको कंपनी की पॉलिसी बनानी होती है, वो प्रोसीजर बनाना होता है कि कैसे काम होएगा। ठीक है, रूल्स बनाने होते हैं, प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, बजट तैयार करना होता है। तो व्हेन अ कंपनी डिसाइड टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, प्लान्स कंसर्निंग द प्रोडक्ट डिजाइन। पहले कंपनी ने क्या प्लान आउट किया कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो अब डेरिवेटिव प्लान क्या आ गए, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसे कहां से आएंगे, मटेरियल कैसे खरीदेंगे, पर्सन को ट्रेनिंग कैसे करेंगे, उसको एडवर्टाइज कैसे करेंगे, ये डेरिवेटिव प्लान है। दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड, प्रॉपर टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ प्लान शुड बी डन। कब कौन सा प्लान हमें इंप्लीमेंट करना है, तो ये होता है हमारा फॉर्मुलेटिंग अ डेरिवेटिव प्लान। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिंग कोऑपरेशन। उसके बाद क्या है, सिक्योरिंग कोऑपरेशन। अब सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग एंड होल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब कोई सपोर्ट करे ना, सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेके मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब आपने प्लान बना लिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, आपको सबका कोऑपरेशन चाहिए। तो प्लान मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड एक्सप्लेन इन द डिटेल टू एम्प्लॉइज सो दैट दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज प्रपोज्ड टू बी डन एंड व्हाई। कि क्या करना है और क्यों करना है, इसकी समझ सबको पता चल जाए इंफॉर्मेशन। व्हेन प्लान्स आर कम्युनिकेटेड टू वर्कर्स सम यूजफुल सजेशन एंड आइडियाज में बी रिसीव। तो हो सकता है जब आप सबको ये प्लान बताओ कि भाई हम ये करना चाह रहे हैं, तो आपको फॉलो अप में आइडियाज मिल जाए, तो आपको कुछ बेटर चीज भी हो सकता है मिल जाए, हो सकता है फिर आप प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय शुड बी मोटिवेटेड टू एग्जीक्यूट अ प्लान टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। और एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करना है ताकि वो प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। लास्ट है हमारा फॉलो अप। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्लान्स आर रिव्यूड एट पीरियोडिक इंटरवल टू एंश्योर देयर रिलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस। प्लान इंप्लीमेंट हो चुका है, टाइम टाइम पे उसको चेक किया जाता है। ठीक है ना, कि वो कितना इफेक्टिव है। आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान सर्टेन फैक्ट्स में बिकम नोन दैट वे नॉट इवन थॉट ऑफ अर्लियर। अब जब प्लान को इंप्लीमेंट किया, अरे यार ये भी प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है उस टाइम नहीं दिमाग में आई, तो इंप्लीमेंट करने के बाद बहुत से प्लान प्रॉब्लम्स पता चलती हैं। तो फिर जहां पे नेसेसरी होता है वहां पे आप चेंजेस करते हो। तो वेर एवर नेसेसरी द प्लान मस्ट बी रिवाइज इन द लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स एंड चेंजिंग द एनवायरमेंट। तो इसलिए फॉलोअप जरूरी है। प्लान इंप्लीमेंट कर दिया, अब आप देख रहे हो अच्छा ये चेंज, अच्छा ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, चलो प्लान में चेंजेस कर लें। हो सकता है हमें प्रेमाइसेस में भी चेंजेस लाने पड़ जाए। ठीक है, तो कंटिन्यूअस रिवीजन ऑफ प्लान इनेबल्स द मैनेजमेंट टू ड्रॉ अप द सबसीक्वेंट प्लान। तो इसकी वजह से हमें सबसीक्वेंट प्लान बनाने पड़ते हैं साथ साथ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग प्रीवियस प्लान। तो प्रीवियस प्लान को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि अच्छा प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद हम लोगों ने देखो ये चैलेंजेस फेस किए, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो ये है हमारा पूरा क्या कहते हैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे।
प्लानिंग की मीनिंग और प्लानिंग के स्टेप्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और लिमिटेशंस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान करेंगे। ठीक है, पैकअप कर